let us begin today's class. So, we saw some functions that can be used on some of the subsets of data frame, है ना. मतलब हमने क्या देखा था कि कोई भी फंक्शन हम अप्लाई करते हैं तो वो पूरे के पूरे डेटा फ्रेम पे अप्लाई होता था. But in the last class we saw that we can even apply that on some part of a data frame. So that was seen by us in the last class. Okay, so today what we are going to start is about some more advanced operations that can be performed on the data frame data structure. अब यहाँ पर कुछ और एडवांस्ड डेटा फ्रेम्स की बात हम करने वाले हैं कि कौन कौन से और एडवांस्ड डेटा फ्रेम्स होते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, जिन पे हम वर्किंग कर सकते हैं. सो टुडे वी विल बी लुकिंग आफ्टर द फर्स्ट डेटा फंक्शन दैट इज़ पाइवटिंग. ठीक है, पाइवटिंग के बारे में आज हम देखेंगे. ऐसे तो तीन एडवांस्ड ऑपरेशंस हैं जो हमको यहाँ पर बताए हुए हैं: पाइवटिंग, सॉर्टिंग एंड एग्रीगेशन. तो आज हम पहले वाले पार्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा कंप्लीट हो जाए. जो पहला पार्ट है वो है पाइवटिंग. ठीक है, पाइवटिंग जो होता है वो पहली बात तो ये कि ये होता है क्या है, हमको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा. सो लेट अस सी व्हाट दे हैव एक्सप्लेन्ड टू अस. Before we discuss pivoting functions of Python pandas, you should know what pivoting is and why this is used. Firstly, we have a look at the following two views of the same data. अब यहाँ पर उन्होंने कुछ डेटा दिया हुआ है, ये वाला. चलो इसको देखते हैं कि ये है क्या. यहाँ पर 5 MCQ क्वेश्चंस का एक एग्ज़ाम हुआ था और उन 5 MCQ क्वेश्चंस के एग्ज़ाम्स का ये डेटा है. ठीक है, जिसमें कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं और उनने क्या आंसर दिया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हैं. देखो, जैसे कि रिस्पोंडेंट कौन है, मतलब स्टूडेंट का नाम. क्वेश्चन, तो क्वेश्चन 5 थे, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 पहले बच्चे ने सॉल्व किया. फिर दूसरे बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 सॉल्व किया. फिर तीसरे बच्चे ने सॉल्व किया और उसने क्या क्या आंसर्स दिए उन MCQs के, तो वो यहाँ पर दिए हुए हैं. ऑलराइट, चलो जैसे कि समझने की कोशिश करते हैं. जैसे यश है, अब यश ने 5 क्वेश्चंस के आंसर दिए और उसने ये आंसर्स दिए. ठीक, उसके बाद दूसरा है खुशी. तो खुशी ने 5 क्वेश्चंस के आंसर्स दिए ये. और थर्ड है जैसे मिशा. तो मिशा ने 5 क्वेश्चंस के आंसर्स दिए, तो वो आंसर्स दिए ये. और नीचे देखो यहाँ पर ये डॉट 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 लगे हुए हैं, ये यहाँ पर डॉट 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 लगे हुए हैं. मतलब यहाँ पे कुछ और भी बच्चे हैं जो यहाँ पर डेटा आ नहीं पा रहा है. ठीक है, सो दिस इज़ वन वे ऑफ क्रिएटिंग दिस डेटा. ठीक है, ये एक तरीका है जिसमें कि क्या है, जिसमें 5 MCQs के आंसर्स दिए हुए हैं जो कुछ बच्चों ने अटेम्प्ट किए थे और क्या क्या आंसर्स दिए थे वो चीज़ें यहाँ पर बताई हैं. अब देखना, जस्ट अ मिनट. अब वो जो अभी आपने पीछे टेबल देखा जिसमें हमने क्या किया था, आप लोगों ने पीछे जो कॉलम्स देखे उसमें पहला कॉलम था रिस्पोंडेंट का. ठीक है, दूसरा कॉलम था उसमें क्वेश्चन नंबर का और तीसरा कॉलम था कि क्या क्या आंसर उसने दिए. ठीक है, तो ये चीज़ें थी. अब क्या हुआ, द सेम टेबल हैज़ बीन कन्वर्टेड टू अ डिफरेंट मैनर. It contains the same data that the previous table was containing, but the way of displaying the data has been changed. Now, how it is displaying the data? So let us go through that. So here, what they have done is they have made a column of respondent. ठीक, रिस्पोंडेंट का एक इन्होंने कॉलम बनाया है और उसके बाद जो बचे हुए कॉलम्स हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के. ठीक, अब यश, खुशी, मीशा, 3 तो वहाँ दिख रहे थे, जपनीत और सना, ये 2 लोग भी थे जो वहाँ पर उस टेबल, इतना बड़ा बन गया वो टेबल कि वहाँ पर वो डिस्प्ले हुआ नहीं.
बट आप देख सकते हो कि वो इतना बड़ा टेबल बना और यहाँ पर सेम डेटा जो है वो इतने छोटे से टेबल के अंदर आ चुका है। वहाँ तो उतना बड़ा टेबल बना और उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ डेटा रह गया, नहीं आ पाया। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ छोटे से 5 लाइन में सेम डेटा हैज़ बीन क्रिएटेड। तो यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये है कि देर आर टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं जिस पे डेटा फ्रेम बनाया जा सकता है ना। तो देखो, अब यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, बोथ दीज व्यूज लिस्ट द सेम डेटा इन टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। Carefully notice these views and you will find that second view is the summarized representation of the first view. The second view has converted row data to columns. वहाँ पर जो रो का डेटा था इन्होंने उसको कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या हुआ यहाँ पर, कन्वर्जन से क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पर रो में जो डेटा है, ये सारा जो डेटा है, एक मिनट मार्क करके बताता हूँ, ये ठीक है, ये आपका रो का डेटा था। ठीक, अब ये जो आपका ये रो का जो डेटा है, इस रो के डेटा को आपने कन्वर्ट कर दिया कॉलम्स में, है ना। जब आपने इस रो के डेटा को यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया और उसको कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया, तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करने पर ये टेबल काफ़ी छोटा बन गया। डेटा तो सेम था, काफ़ी छोटा बन गया। तो यही इन्होंने बताया है कि इस तरीके से कभी कभी हमको एक मिनट, हाँ, इस तरीके से क्या होता है कि इनका कहने का मतलब यही है कि कभी हम लोगों को इन चीज़ों को जानने की ज़रूरत पड़ जाती है, इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें कैसे उस डेटा को बनाना है, क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है हमारा डेटा के लिए, वो पर्सपेक्टिव जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि अ डेटा कैन बी क्रिएटेड इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। अब कभी डेटा नहीं अच्छा दिख रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर कर देख सकते हैं कि डेटा अब सही दिख रहा है या नहीं। जैसा कि हमारा ये वाला केस में हुआ। अब वहाँ पर तो पीछे देखो कितना बड़ा टेबल बना, यहाँ पर छोटे से टेबल में काम हो गया। अब आते हैं हम पाइवटिंग पर। इन डेटा हैंडलिंग समटाइम्स यू नीड to view your data in different perspective just like you saw above, and to accomplish this the technique that is used is called pivoting. अब यहाँ पर हमको pivoting की ज़रूरत पड़ती है ना। यहाँ पर pivoting की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर हमको डेटा को समझना पड़ता है कि रो किसको बनाए, कॉलम किसको बनाए। जब हमको इस तरीके से डिसाइड करना होता है तो हम वहाँ पर पाइवटिंग का यूज़ कर सकते हैं। चलो, अब पाइवटिंग की डेफिनेशन देखते हैं एक बार अच्छे से। पाइवटिंग तो समझ आ गया कि भैया चलो रोज़ को कॉलम्स में, कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट करना होगा, तो हम पाइवटिंग का यूज़ करेंगे। अब थोड़ा सा डिटेल में इसको समझते हैं। पाइवटिंग इज एक्चुअली अ समरी टेक्निक दैट वर्क्स ऑन टेब्यूलर डेटा। ये एक ऐसी समरी टेक्निक है ना। समरी टेक्निक है मतलब कि यहाँ पर हम क्या हमारे डेटा को समराइज कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा पहले वाला टेबल बहुत बड़ा है, अब उसको समराइज करना था, उसको छोटा करना था, तो क्या किया, यहाँ पर रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट किया। और ये रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट करने के लिए जो फंक्शन या जो ऑपरेशन हमको लगाना होता है, उस ऑपरेशन को बोलते हैं पाइवटिंग। ऑलराइट, तो ये हमको पता होना चाहिए कि उस ऑपरेशन को पाइवटिंग बोलते हैं। और ये टेब्यूलर डेटा पर अप्लाई करा जाने वाला एक समराइज्ड ऑपरेशन है, समरी टेक्निक है। ठीक है, और आगे देखते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा है। पाइवटिंग टेक्निक rearranges the data from rows and columns by possibly rotating rows and columns or by aggregating data from multiple sources in a report form. अब यहाँ पर पहला जो पार्ट दिया हुआ है, pivoting technique rearranges the data from rows and columns by possibly rotating rows and columns. ठीक है, तो यहाँ पर पाइवटिंग क्या करता है ये इन्होंने बताया। पाइवटिंग क्या करता है, तो ये रीअरेंज करता है डेटा को रोज और कॉलम्स से। ठीक है, मतलब कॉलम्स को रोज में, रोज को कॉलम्स में, ये रीअरेंज करने का काम करता है। कैसे करता है रीअरेंज, तो ये रोटेट कर देता है डेटा को।
ठीक है, अब ये सिंपली रोटेट करके आपके कॉलम को रो में और रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देगा, और हम देखेंगे कि अगर वो समराइज्ड वे में आ रहा है तो हमारा पाइवटिंग ऑपरेशन सक्सेसफुल कहलाएगा। ठीक है, और दूसरा जो ये एग्रीगेटिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज है, ये भी हम आगे देखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि जब हम क्या कह सकते हैं कि जब इसको रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं, पाइवटिंग ऑपरेशन लगाते हैं, तो कभी कभी कुछ गड़बड़ होती है, तो उस समय पर हमको कहीं ना कहीं एग्रीगेटिंग भी करनी पड़ती है। वो एग्रीगेटिंग कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक, चलो देखो इन्होंने आगे बोला है, गॉट इट, नो, डोंट वरी, come back to the above paragraph after going through the following lines, then the above paragraph will make full sense to you। देखो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है, इसको थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर इन्होंने दो फिगर्स दिए हुए हैं। ठीक, यहाँ पर दो फिगर्स दिए हुए हैं, और इनका कहना ये है कि हियर दे हैव गिवन अस सम इमेजेस along with the sounds that has been producing। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर एक इमेज दी हुई है और इमेज के साथ साथ इन्होंने बोला है कि कुछ साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। तो वो साउंड क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है। ठीक, तो अब देखो पहली वाली इमेज को देखो, पहली वाली इमेज में दिख रहा है कि कुछ बेयर है ना, कुछ बेयर है, और कुछ बेयर्स खड़े हैं, और कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, अलग अलग कलर्स के हैं। ठीक, और वो कुछ साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं खड़े खड़े। तो क्या साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो साउंड यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, ग्रॉल एंड स्नॉट, ये साउंड है जो वो वहाँ पर एनिमल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब पहला वाला फिगर देखो, तो पहले वाले फिगर में भी इमेज है, दूसरे वाले फिगर में भी इमेज है। पहले वाले फिगर में जो डेटा डिस्प्ले किया गया है, वो डेटा का डिस्प्ले देखो, जितनी बार जो साउंड प्रोड्यूस हुआ उतनी बार उस साउंड को इन्होंने लिख दिया। ग्रॉल 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 बहुत बार लिखा हुआ है, फिर स्नॉट स्नॉट ग्रॉल ग्रॉल स्नॉट, इस तरीके से जो जो साउंड प्रोड्यूस होते जा रहा था वो साउंड उनने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको समराइज्ड करने के लिए इन्होंने देखो क्या किया, समराइज्ड करने के लिए क्या किया, तो यहाँ पर पहले तो इमेज की जो डिटेल्स थी वो इन्होंने उसकी समरी बता दी कि यहाँ पर दो लाइट ब्राउन और दो डार्क ब्राउन बेयर्स है। ठीक, दो लाइट ब्राउन और दो डार्क ब्राउन बेयर्स के बाद यहाँ पर उसमें से तीन एडल्ट्स है और एक कब है, मतलब तीन बड़े हैं और एक बच्चा है। और 21 टाइम्स ग्राउल साउंड प्रोड्यूस किया इन्होंने, और 9 टाइम्स स्नॉट साउंड प्रोड्यूस किया। तो ये जो समरी निकल के आई पहली इमेज की, ये जो फर्स्ट इमेज है, इस फर्स्ट इमेज की जो ये सेकंड इमेज में समरी नज़र आ रही है, ये समरी जो जनरेट की गई जैसे कि, तो वो जनरेट पाइवोट फंक्शन से की जा सकती है। पाइवोटिंग फंक्शन सिंपली समराइज करता है हमारे डेटा को। ठीक, तो हमारे डेटा को समराइज करने वाला जो फंक्शन होता है उसको हम पाइवटिंग बोलते हैं। ये डेटा के रोज और कॉलम्स को रीअरेंज करता है, और उसको रीअरेंज कर कर ये हमको एक समराइज्ड आउटपुट जनरेट कर कर देता है। ठीक है, तो ये इन्होंने हमको यहाँ पर बताया हुआ है। यहाँ पर डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन रहेगी, इट समराइजेज, सॉरी, it summarizes extensive data, it rotates pivots data by transforming rows into columns, rows को कॉलम में, कॉलम को रोज में कन्वर्ट करता है। डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, डेटा pivoting is a summarizing technique to rearrange the columns and rows in a report so as to view data from different perspective। ठीक है, डेटा को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखने के लिए आपको कभी अगर समराइज करने की ज़रूरत पड़ रही है तो उसके लिए आप पाइवोटिंग डेटा का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, अब ये तो चलो ठीक है कि 5 का डेटा था। अब देखो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ you have an idea what pivoting of data is, let us understand pivoting with the help of some real life data। थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती है अगर समझे नहीं तो, इसीलिए थोड़ा सा ये टॉपिक्स क्लियर रखना।
Say an online tutorial company maintains its data about tutors and online classes in the table. एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल कंपनी है जहाँ ट्यूटर्स का डेटा कलेक्ट किया जाता है और उन्होंने कितनी क्लासेस ली और किस कंट्री के से कनेक्ट करके क्लासेस ली, है ना। तो किस कंट्री के स्टूडेंट्स की क्लासेस ली, तो ये चीज़ें यहाँ पर ये एक ऑनलाइन ट्यूटर क्लास कलेक्ट करती है डेटा. So, from the adjacent table, it is easier to make out how many classes were taken by a tutor and how many classes were held for a country. ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं कितनी क्लासेस ट्यूटर ने ली और कितनी कंट्रीज के लिए उन्होंने क्लासेस ली. बट इफ़ यू वांट टू नो हाउ मेनी क्लासेस वेर हेल्ड फॉर अ कंट्री फ्रॉम अ टेबल कंटेनिंग 5,000 एंट्रीज और 50,000 एंट्रीज, वुड इट बी स्टिल ईजियर. आप सोचो, यहाँ तो चलो ठीक है 5 ही ट्यूटर्स थे, अगर यहाँ पर कंट्रीज जो होती और ज़्यादा होती, 5,000 50,000 का डेटा होता, इतना बड़ा डेटा होता, तो वहाँ से हमको ये आउटपुट निकालना होता कितनी क्लासेस कंडक्ट हुई हैं. तो क्या वो 5,000 या 50,000 के डेटा में वो पॉसिबल होता, सॉरी, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता, वहाँ पर उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती, वहाँ पर उस तरीके से उस डेटा को देखना मुश्किल हो जाता. तो इसीलिए यहाँ पर अब पाइवटिंग की ज़रूरत पड़ेगी. जब इतना बड़ा डेटा है तो उतने बड़े डेटा को समराइज़ तो करना पड़ेगा समझने के लिए. जब समराइज़ नहीं करोगे तो वो डेटा को समझोगे कैसे, है ना. तो उसको समराइज़ करना फिर ज़रूरत हो जाएगी हमारी. समराइज़ करने के लिए क्या लगेगा हमको, तो लगेगा पाइवटिंग. तो ये चीज़ है यहाँ पर. अब हम पाइवटिंग फंक्शन को यूज़ करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले पाइवटिंग फंक्शन को यूज़ करने से पहले इन्होंने बोला कि चलो पहले सबसे पहले इस टेबल को ही क्रिएट कर लेते हैं. तो ये जो टेबल आप लोग को दिख रहा है, पहले उसका डेटा फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा. तो देखो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या किया हुआ है कि डेटा फ्रेम उस डेटा स्ट्रक्चर का क्रिएट कर लिया है. तो डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए D1 नाम का एक वेरिएबल ले लिया, उसमें ट्यूटर, क्लासेस और कंट्री जो थे, ये तीन हमारे कॉलम्स थे. तो डिक्शनरी वाला मेथड यूज़ किया है इन्होंने, कीज़ टू वैल्यू पेयर लगाया और इस तरीके से इन्होंने की वैल्यू पेयर लगाकर आपका एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया. अब डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया, उसको pd डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन लगा के dfd नाम के डेटा फ्रेम में स्टोर कर लिया. ठीक है, अब dfd नाम का जो डेटा फ्रेम जब आपने प्रिंट किया तो वो इस तरीके का कुछ बनकर आया. ये हमारा dfd डेटा फ्रेम बन गया. ठीक है, अब इस dfd डेटा फ्रेम पर अब हम पाइवटिंग फंक्शन लगाने की कोशिश करते हैं. ठीक, तो देखो, वंस you have represented your data in the form of data frame, you can pivot it using function pivot as per the following syntax. अभी तक हमने देखा कि एक समराइज करने वाला फंक्शन है, रोज को कॉलम्स में रीअरेंज कर देता है, वैल्यूज़ को एक्सचेंज कर देता है, रोटेट कर देता है, सारी चीज़ें देख ली. अब फंक्शन लगाते कैसे हैं वो देखते हैं. पाइवटिंग फंक्शन लगाने के लिए आप लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. तो पाइवटिंग फंक्शन लगाने के लिए आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी डेटा फ्रेम के नाम की और डॉट पाइवट फंक्शन. ठीक, डेटा फ्रेम का नाम हमारा यहाँ पर क्या है, हमारे डेटा फ्रेम का नाम है dfd. तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, dfd डॉट पाइवट फंक्शन, dfd डॉट पाइवट फंक्शन, इस तरीके से लिखेंगे dfd डॉट पाइवट फंक्शन. अब dfd डॉट पाइवट फंक्शन तो लिख दिया. अब इस पाइवट फंक्शन के अंदर कुछ हमको पैरामीटर्स पास करने होते हैं. ठीक है, अब क्या पैरामीटर्स पास करने होते हैं तो चलो वो देखते हैं. तो पैरामीटर्स जो पास करने होते हैं वो होते हैं 3. एक हमको पास करना होता है कि क्या इंडेक्स होगा, मतलब रोज़ कौन कौन सी होंगी, क्या कॉलम्स होंगे, मतलब के कॉलम के नाम कौन कौन से होंगे, और इन इंडेक्सेस और कॉलम्स के अंदर वैल्यूज़ क्या क्या होंगी. तो ये 3 एट्रीब्यूट्स, ये 3 पैरामीटर्स हमको पास करने होते हैं. तो देखते हैं हम, चलो एग्जांपल के थ्रू कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है. तो देखो, dfd डॉट पाइवट फंक्शन, हाँ ठीक है लगाया. dfd डॉट पाइवट फंक्शन लगाने के बाद उन्होंने उसमें 3 पैरामीटर्स पास करे. पहला इंडेक्स, इंडेक्स में जो वैल्यू आप पास कर दोगे वो क्या बन जाएंगी, आपकी वो रोज़ बन जाएगी. वो ये वाली पहली
वाली जो रो होती है वो बन जाएगी। कॉलम्स पास करोगे, देखो इंडेक्स जब आपने पास किया, इंडेक्स इज इक्वल्स टू कंट्री पास किया। अब इंडेक्स इज इक्वल्स टू कंट्री पास किया मतलब ये जो है ना, ये वाला जो कॉलम है इसमें समझो ये आपका बन गया इंडेक्स। मतलब सबसे पहले आपको क्या लिखा हुआ दिखेगा ऐसा, यूएसए और फिर यूके, इस तरीके से ये सारी वैल्यूज़ लिखी हुई दिखने लगेंगी। जापान, यूएसए और फिर ब्राज़ील। ये हमारा एक आउटपुट इस तरीके से रोज़ के फॉर्म में अरेंज हो गया। कॉलम्स इज इक्वल्स टू ट्यूटर। अब कॉलम्स हमारे ट्यूटर बन गए, मतलब यहाँ पर क्या क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ताहिरा, गुरजोत, और उसके बाद अनुषा, अनुषा के बाद जेकोब और वेंकट। तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, ये हमारे बन जाएंगे कॉलम्स। ठीक है, जैसा उसने बोला वैसा वैसा मैं करके बता रहा हूँ। अगला बनेगा हमारा वैल्यूज इज इक्वल्स टू क्लासेस। अब जो भी क्लासेस हैं, जैसे कि यूएसए ताहिरा, तो यूएसए ताहिरा तो 28 क्लासेस, तो 28 आ जाएगा। अब यूएसए गुरजोत, तो यूएसए में गुरजोत तो क्लास लेती नहीं, तो यहाँ पर कुछ डेटा ही नहीं आएगा। फिर यूके में अनुषा, यूके में अनुषा है नहीं। गुरजोत कहाँ पर है, यूके में है, तो यूके में गुरजोत तो ये 36, बाकी सब में कुछ भी नहीं आएगा। तो इस तरीके का डेटा एक प्रोड्यूस होकर आएगा। चलो आउटपुट हम अगली स्क्रीन पर देखते हैं। ये देखो, दिस इज द आउटपुट दैट हैज़ बीन जनरेटेड। ठीक है, ये एक आउटपुट जनरेट होकर आया है। क्या दिख रहा है, वही जो हमने बोला था, कंट्रीज़ का नाम यहाँ पर, ट्यूटर्स के नाम यहाँ पर, और जो डेटा जनरेट हो रहा था वो यहाँ पर। ठीक है, तो यूएसए में गुरजोत ताहिरा, तो ताहिरा ये रहा। यूएसए में जेकॉब भी था, तो यूएसए में जेकॉब भी है। गुरजोत का यूके था, तो गुरजोत का यूके में 36 ये दिख रहा है। तो इस तरीके से एक डेटा हमारे सामने जनरेट होकर आ गया। ठीक है, उस डेटा को हमने इस फॉर्म में जनरेट कर लिया है। ठीक है, सो दिस इज़ द वे यूजिंग पाइवोटिंग। हमने क्या कर दिया, रोज़ को कॉलम्स, कॉलम्स को रोज़, और जो भी वैल्यूज़ जिसको बनानी थी वो सारी चीज़ें हमने जनरेट कर दी। ऑलराइट, देखते हैं आगे। द रिजल्ट ऑफ सॉरी The result of pivot function has the index rows as per the index argument, columns as per the values columns argument, and values created as per the values argument, है ना। हमने जो इंडेक्स में आर्ग्यूमेंट पास किया वो हमारा रो बन गया, कॉलम्स में जो आर्ग्यूमेंट बनाया वो हमारा कॉलम नेम बन गया, और वैल्यूज़ तो वैल्यूज़ की जगह पर आ ही जाएंगी। अब ये क्या किया हमने, ये हमने पाइवोटिंग की, है ना। अब ये जो पाइवोटिंग आपने की, ये जो डी एफ डी डॉट पाइवोट फंक्शन लगाया और इतना सब कुछ किया, हम ये तो पाइवोट क्रिएट हुआ, ये कोई हमारा वो नहीं क्रिएट हुआ, टेबल डेटा फ्रेम नहीं क्रिएट हुआ है ना, पाइवोटिंग अप्लाई हुई है। तो अब इस पाइवोटिंग को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, तो सबसे सिंपल काम क्या होता है, ये जो आपका पूरा का पूरा कोड जो मैंने ऊपर एनसर्कल कर रखा है, उस पूरे के पूरे कोड के सामने कुछ भी लिख दो, df1 इज इक्वल टू, और ये पूरा का पूरा कोड उठाकर यहाँ लिख दो। तो अब क्या होगा, ये जो भी वैल्यू आ रही है ये वैल्यू किस में स्टोर होगी, तो ये वैल्यू df1 में स्टोर होगी, और df1 हमारा क्या कहलाएगा, df1 कहलाएगा हमारा डेटा फ्रेम। तो ये सिंपली यहाँ पर आपको इस वैल्यू को अगर किसी भी वेरिएबल के सामने लिख दें और उसके सामने ये पूरा का पूरा डेटा लिख दें, तो वो ऑटोमेटिकली उसको डेटा फ्रेम में स्टोर कर लेता है, जो भी आप नाम प्रोवाइड करते हो। जैसे इसने यहाँ पर देखो df नाम में स्टोर कर दिया, इतने आपका जो पूरा आपने ऊपर पाइवोटिंग फंक्शन लगाया उसको। जैसे ही ऐसा किया तो आप देखो कि उसने क्या किया, पाइथन ने ऑटोमेटिकली उस df पर उस डेटा फ्रेम को क्रिएट कर दिया। जैसे ये df था, तो आप देख सकते हो कि उस df से ये वाला डेटा फ्रेम क्रिएट होकर आया। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, बस आपको यहाँ पर df इज इक्वल्स टू लिखना होता है, बाकी डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन या ऐसा कुछ फंक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली ये उसको डेटा फ्रेम में ही कन्वर्ट करता है।
अब यहाँ पर देखो नीचे वही इन्होंने बताया हुआ है कि ये हमारा डेटा था, हमने इस डेटा को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया? तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने पाइवोट फंक्शन का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये इस तरीके से पाइवोटिंग यूज़ होती है। ऑलराइट, आगे देखते हैं और क्या हमको बताया हुआ है। अब यहाँ पर इन्होंने किया क्या है, ये तो वही हमारा जो पीछे हमने देखा वही लगा हुआ है फंक्शन। हाँ, एक और चीज़ इन्होंने बताई है कि जैसे कि तीन चीज़ें हमको पैरामीटर्स में पास करनी होती हैं। ठीक है, अब जो तीन चीज़ें पैरामीटर्स में पास करनी होती हैं, जैसे कि सबसे पहली जो चीज़ हम पास करते हैं वो पास करते हैं इंडेक्स। ठीक, दूसरा पास करते हैं कॉलम्स, और तीसरा पास करते हैं वैल्यूज़। अगर हमने पहली दो वैल्यूज़ पास कर दी, जैसे कि हमने इंडेक्स पास कर दिया, कॉलम्स पास कर दिया, और अगर हम ये वैल्यूज़ नहीं भी पास करें तो भी पाइथन पांडास ऑटोमेटिक समझ जाता है कि यहाँ पर जो थर्ड लेफ्ट चीज़ रहेगी ये ऑटोमेटिकली उसको वैल्यूज़ में ही स्टोर करेगा। तो आप किन्हीं दो चीज़ को भी डाल सकते हो और थर्ड चीज़ को नहीं भी लिखोगे तो फ़र्क नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली उसको वैल्यूज़ में ही कन्वर्ट करेगा। देखो ये छोटा कर दिया इन्होंने उस फंक्शन को, थोड़ा जूम इन करता हूँ और फिर बताता हूँ। ये देखो यहाँ पर उस फंक्शन को इन्होंने छोटा कर दिया। छोटा कैसे किया? तो यहाँ पर dfd.pivot फंक्शन लगाया, अब इंडेक्स और कॉलम ही लगाया, वैल्यूज़ नहीं लगाई। वैल्यूज़ इसलिए नहीं लगाई क्योंकि उनको पता है जब हमने इंडेक्स और कॉलम बता दिया तो जो बची हुई चीज़ होगी वो बची हुई चीज़ ही, मतलब dfd नाम के डेटा फ्रेम में जो बची हुई चीज़ होगी वो बची हुई चीज़ को मुझे वैल्यू में कन्वर्ट करना है। पाइथन पांडास जानता है तो वो ऑटोमेटिकली उसको वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर देगा। तो आप लोग सिर्फ दो चीज़ें बताकर भी काम निकाल सकते हो और उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं और उससे समझते हैं। कंसिडर द एग्जाम्पल NFD एज शोन बिलो। एक NFD नाम का हमको एक डेटा फ्रेम दिया हुआ है, उस डेटा फ्रेम को थोड़ा सा हम देख के समझते हैं। यहाँ पर नेम है, सेक्स है, पोजीशन है, सिटी है, एज है और प्रोजेक्ट्स है। इतने कॉलम्स हमको दिए हुए हैं, मतलब अभी इन चीज़ों से कुछ भी नहीं है। अभी हमको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, अभी सिंपली हमको यहाँ पर इसका आउटपुट देखना है, कैसा पाइवट करना है। चलो तो वो सबसे पहले देखते हैं कि वो कैसे होगा। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू समराइज हाउ मैनी प्रोजेक्ट्स आर बीइंग हैंडल्ड बाय ईच पोजीशन फॉर ईच सिटी, है ना। तो यहाँ पर कितने प्रोजेक्ट्स हैंडल किए जा रहे हैं ईच पोजीशन पे, है ना। हर एक पोजीशन पे, जैसे कि यहाँ पोजीशन क्या क्या दी हुई है, मैनेजर, प्रोग्रामर, मैनेजर, प्रोग्रामर, तो ये पोजीशन दी हुई है। तो एक बात तो हमको क्लियर हो गई कि डेटा जो अरेंज करना है वो पोजीशन के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। अब जब पोजीशन के अकॉर्डिंग अरेंज करना है तो एक बात पक्की हो गई कि हमारा इंडेक्स क्या हो गया है, हमारा इंडेक्स हो गया है पोजीशन। एक बात पता चल गई। अगला क्या बोला, फॉर ईच सिटी, ये पोजीशन तो पता चल गई, ऊपर इन्होंने क्या बोला, सिटी होनी चाहिए। मतलब एक और चीज़ पता चल गई किया कि कॉलम्स हमारे क्या होंगे, तो कॉलम्स हमारे होंगे सिटी, ये भी हमको पता चल गया। तीसरी चीज़ पता करने की ज़रूरत ही नहीं है, तीसरी चीज़ ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ हो जाएगी हमारी, है ना। तो यहाँ पर इसको इनने पाइवोट किया है। पाइवोट करने से पहले डेटा फ्रेम बनेगा। तो ये देखो इन्होंने सिंपली मान लिया कि डेटा फ्रेम ऑलरेडी बना हुआ है, तो इन्होंने, हाँ डेटा फ्रेम बना ही हुआ है ना, इन्होंने नाम दे दिया ना NFD नाम का डेटा फ्रेम बना हुआ है। सिंपली आपको क्या करना था, उस NFD नाम के डेटा फ्रेम पर ये सॉरी उस NFD नाम के डेटा फ्रेम पर सिंपली आप लोगों को क्या करना था, ये पाइवोटिंग लगाना था। इंडेक्स हमको पता था, कॉलम्स हमको पता था, पाइवोटिंग हमने लगाई। तो जैसे ही हमने पाइवोटिंग लगाई तो पाइथन हमको ऑटोमेटिक इस तरीके का डेटा प्रोड्यूस करके दे देगा। दो ही तो थे, मैनेजर और प्रोग्रामर दो ही थे, तो सिटी पोजीशन कितनी हो गई, मैनेजर और प्रोग्रामर। अब सिटीज़ कितनी थी, तो बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, न्यू दिल्ली, 4 सिटीज़ थी। अब मैनेजर के पास कितने प्रोजेक्ट्स है, बेंगलोर में 13 हैं, चेन्नई में 16 है, मुंबई में 20 है, न्यू दिल्ली का एक भी नहीं है।
और प्रोग्रामर के पास 14, 21, और मुंबई में एक भी नहीं, और न्यू दिल्ली में 17। तो ये इस तरीके से डेटा इन्होंने अरेंज कर दिया। तो ये होती है पाइवटिंग। ठीक है, तो ये हमको पता होना चाहिए। आगे देखो, एक और चीज़ समझो, यहाँ पर जो ये आउटपुट आ रहा है नैन और नैन, हम यहाँ पर नैन की वैल्यू को भी रिप्लेस कर सकते हैं। सिंपली नैन की वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम होता है फिल एन ए। और फिल एन ए के अंदर बीच में वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने देखो, यहाँ पर इन्होंने फिल एन ए, देखो मैं एक मिनट बताता हूँ, ये लगाया हुआ है फिल एन ए और ब्रैकेट में लिख दिया ज़ीरो। जैसे ही इन्होंने फिल एन ए और ब्रैकेट में लिख दिया ज़ीरो, तो जो हमारा आउटपुट है उसमें देखो यहाँ पर ज़ीरो आ गया। और ये जो नैन लिखा है यहाँ भी नैन नहीं आएगा, यहाँ भी ज़ीरो आ जाएगा। तो ये अब जो नैन वैल्यूज़ थी वहाँ पर ज़ीरो और ज़ीरो आउटपुट उसने प्रोड्यूस कर दिया। कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो आपका जो पूरा का पूरा आप डेटा फ्रेम लिखते हो वो तो लिखोगे, आखिरी में बस लिख दोगे डॉट और फिल एन ए, और उसके अंदर जो भी वैल्यू आप पास करना चाहते हो वो। अगर आप इतना और लगा दोगे डॉट फंक्शन लगाकर, तो आपके टेबल के अंदर जहाँ पर भी नैन वैल्यूज़ आ रही हैं वो नैन वैल्यूज़ ना आते हुए अब ज़ीरो और ज़ीरो वहाँ पर वो प्रोड्यूस करने लगेगा। सो दिस वाज अबाउट पाइवटिंग फंक्शन। मैं इसका वीडियो भी अभी अपलोड कर रहा हूँ, एक बार आप उस वीडियो को भी देखना, और कल हम और आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि क्या चीज़ें रह गई हैं इसमें, और फिर देखते हैं और आगे एग्रीगेटिंग और उसको भी हमको देखना है। ये शायद हमारे लास्ट टॉपिक्स रहेंगे कुछ क्लास के, बस ये कंप्लीट हुए कि हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को एक बार अच्छे से देखना, आप लोग इस वीडियो को एक बार और फिर से देखना और समझना। आई होप आप लोगों को ये समझ आ जाएगा। कुछ डाउट्स हो तो आप लोग ज़रूर से मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। इट्स ऑलरेडी 9:21। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।